नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विद एवी में। साथियों, आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपका अध्ययन जारी होगा जो भी आपका आगामी एग्ज़ाम होगा उसके लिए। साथियों, हम आज इस वीडियो में पर्यावरण अध्ययन के 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे जो आपके आगामी एग्ज़ाम्स हो, किसी भी तरह के एग्ज़ाम्स की आप प्रिपरेशन अगर कर रहे हैं, वो सीटेट हो या टेट हो, सुपर टेट, एसएससी, रेलवे, पुलिस, जिसमें भी आपकी एनवायरमेंटल स्टडीज़ आती है, पर्यावरण अध्ययन आता है, वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। ये 30 क्वेश्चंस यहाँ से आपको ज़रूर क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो शुरू करते हैं साथियों आज का अभ्यास। आज का पहला प्रश्न, अविकसित भ्रूण वाले बीज किस प्रकार के कहलाते हैं? ऑप्शन ए सुप्त बीज, ऑप्शन बी अपुष्ट बीज, ऑप्शन सी बीजांडीय बीज और ऑप्शन डी जीवहीन बीज। तो जो साथियों अविकसित भ्रूण वाले बीज किस प्रकार के कहलाते हैं, तो इसका सही जवाब होगा साथियों ऑप्शन ए सुप्त बीज कहलाते हैं। कैसे कहलाते हैं? सुप्त बीज। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 2, ओजोन परत क्षरण का प्रमुख कारण कौन सा रसायन है? ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CFC, ऑप्शन सी NO2 और ऑप्शन डी SO2। तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पे CFC मतलब क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो, और ऑप्शन सी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑप्शन डी सल्फर डाइऑक्साइड। तो ओजोन परत क्षरण का जो प्रमुख रासायनिक जो कारण है वो क्या है आपका? CFC क्लोरोफ्लोरो जो कार्बन होता है वो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 3, खारे पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ऑप्शन ए वाष्पीकरण, ऑप्शन बी आसवन, ऑप्शन सी ऊर्ध्वपातन और ऑप्शन डी निस्यंदन। तो जो खारे पानी को मीठा बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है साथियों? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी आसवन कहलाती है। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 4, जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ये आपको बताना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण का सर्वोत्तम उदाहरण कौन सा है? ऑप्शन ए वनस्पति उद्यान, ऑप्शन बी चिड़ियाघर, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान और ऑप्शन डी बीज बैंक। तो इसका सही जवाब होगा साथियों जो जैव विविधता संरक्षण के लिए इन सीटू संरक्षण है का सर्वोत्तम उदाहरण है, सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यान। अगले प्रश्न पर आते हैं। साथियों, आपको वीडियो कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा और लाइक कर दीजिएगा। अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा, जिससे समय समय पर जो भी आपको अच्छे वीडियो डाले जाएँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपका अध्ययन निरंतर जारी रहे और आप अपने एग्जाम्स में सफल हों, यही आशा के साथ। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न नंबर 5, पौधों में जल का ऊपर की ओर संचलन मुख्यतः किस कारण से होता है? ऑप्शन ए जड़ दाब, ऑप्शन बी केशिकत्व, ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव और ऑप्शन डी तने का प्रसार। तो पौधों में जल का ऊपर की ओर जो संचलन होता है यानी बढ़ना मुख्यतः किस कारण से होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका, कारण पूछा है साथियों, क्रिया नहीं पूछी है। तो यहाँ पे कारण क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। तो ऑप्शन सी आपका हो जाएगा वाष्पोत्सर्जन से। अगर आपसे क्रिया पूछती किस वजह से तो ये आपका केशिकत्व हो जाता, ठीक है। तो यहाँ पे लेकिन कारण पूछा है तो ये आपका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी वाष्पोत्सर्जन खिंचाव। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 6, वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए बाढ़ बढ़ाना, ऑप्शन बी भूजल स्तर बढ़ाना, ऑप्शन सी नदी मार्ग बदलना और ऑप्शन डी वाष्पीकरण दर कम करना। तो जो वर्षा जल संचयन का मुख्य उद्देश्य है साथियों क्या है? भूजल स्तर बढ़ाना। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब होगा भूजल स्तर बढ़ाना। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 7, मृदा अपरदन का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए उर्वरक का उपयोग, ऑप्शन बी पेड़ों की कटाई, ऑप्शन सी फसल चक्रीकरण और ऑप्शन डी नदी बांध। तो जो मृदा अपरदन का प्रमुख कारण है साथियों, क्यों होते हैं मृदा अपरदन, किस वजह से? तो इसका जो प्रमुख कारण है वो क्या है? पेड़ों की कटाई की वजह से। तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 8, मनुष्य की कौन सी क्रिया वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है? ऑप्शन ए कृषि कार्य, ऑप्शन बी वाहनों का अत्यधिक उपयोग और ऑप्शन सी जानवर पालना, ऑप्शन डी गहरी सांस लेना। तो जो मनुष्य की कौन सी क्रिया वायु प्रदूषण का सबसे बड़ा कारण है वो क्या है? आपका ऑप्शन बी वाहनों का अत्यधिक उपयोग, ये मनुष्य की क्रिया के द्वारा होता है। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा वाहनों का अत्यधिक उपयोग। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 9, मानव शरीर में पाचन रस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए यकृत और अग्नाशय, ऑप्शन बी हृदय, ऑप्शन सी फेफड़े और ऑप्शन डी गुर्दे। तो जो मानव शरीर में पाचन रस किसके द्वारा उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका यकृत और अग्नाशय, ये आपका सही जवाब होगा, यानी कि लीवर एंड पैंक्रियास, ये आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 10, कौन सी ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा के रूप में सर्वाधिक मानी जाती है? ऑप्शन ए परमाणु ऊर्जा, ऑप्शन बी जीवाश्म ईंधन, ऑप्शन सी सौर ऊर्जा
और ऑप्शन डी कोयला ऊर्जा। तो जो ऊर्जा सबसे अधिक स्वच्छ सर्वाधिक मानी जाती है वो कौन सी है साथियों? इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी सौर ऊर्जा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 11। खाद्य जाल शब्द का अर्थ क्या है? ऑप्शन ए एक दिशा में ऊर्जा प्रवाह, ऑप्शन बी प्राकृतिक संसाधन, ऑप्शन सी परस्पर जुड़े अनेक खाद्य श्रृंखलाएं और ऑप्शन डी एकल उपभोक्ता प्रणाली। तो यहाँ पे जो खाद्य जाल शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका आपको अर्थ बताना है। तो इसका सही जवाब होगा परस्पर जुड़े अनेक खाद्य श्रृंखलाएं, यानी कि आपस में सारी श्रृंखलाएं खाद्य श्रृंखलाएं जुड़ी होती हैं। इसका सही जवाब होगा खाद्य जाल का, तो ऑप्शन सी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 12। किस प्राकृतिक प्रक्रिया से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए सूर्य विकिरण, ऑप्शन बी पवन गति, ऑप्शन सी पृथ्वी की अंदरूनी ताप से और ऑप्शन डी समुद्री ज्वार भाटा। तो किस प्राकृतिक प्रक्रिया से भूतापीय ऊर्जा प्राप्त होती है? तो जो भूतापीय यानी जो पृथ्वी की वजह से पृथ्वी के अंदर से जो ऊष्मा ऊर्जा निकलती है वो कैसे प्राप्त हो, यानी कि पृथ्वी की अंदरूनी ताप से प्राप्त होती है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 13। मानव शरीर में होम्योस्टेसिस किसके संतुलन को बनाए रखने की प्रक्रिया है? ऑप्शन ए शरीर के तापमान और जल संतुलन, ऑप्शन बी पाचन क्रिया, ऑप्शन सी रक्त संचार और ऑप्शन डी श्वसन दर। तो जो मानव शरीर में होम्योस्टेसिस किसके संतुलन को बनाए रखने की एक प्रक्रिया है, इसका सही जवाब आपको बताना है। तो सही जवाब होगा आपका साथियों ऑप्शन ए शरीर के तापमान और जल संतुलन को। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 14। पर्वतीय क्षेत्रों में वायुदाब मैदानों से कम क्यों होता है? ऑप्शन ए तापमान अधिक होने से, ऑप्शन बी समुद्र तल से दूरी के कारण और ऑप्शन सी ऊंचाई बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, ऑप्शन डी दलदल बनने के कारण। तो जो पर्वतीय क्षेत्रों में वायुदाब मैदानों से कम क्यों हो जाता है, तो इसका सही जवाब होगा क्योंकि पर्वतीय क्षेत्रों में क्या होता है, जैसे जैसे हाइट बढ़ती है तो वायु का घनत्व क्या होता है, कम होता है। तो यही इसका सही जवाब होगा, ऊंचाई बढ़ने पर वायु का घनत्व कम हो जाता है, ये इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 15। कौन सा पौधा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? ऑप्शन ए नीम, ऑप्शन बी सलगम, ऑप्शन सी गेंदा और ऑप्शन डी दलहनी पौधे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कौन सा पौधा मिट्टी को उपजाऊ बनाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी दलहनी। जो पौधे होते हैं, जो दालों के पौधे होते हैं, वो बहुत ही मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं क्योंकि वो नाइट्रोजन की मात्रा की पूर्ति करते हैं। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी। साथियों वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अच्छा लग रहा हो तो लाइक कर लें, और ना भी अच्छा लग रहा हो तब भी कमेंट बॉक्स में बताएं कैसा लग रहा है आपको। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। मेरा ये प्रयास रहता है आपको 15 से 20 मिनट में 30 अच्छे प्रश्नों का अभ्यास करा सकूं, जो आपके आगामी एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे। अगर आप मेरे सारे वीडियो देखेंगे तो आपको 100% मैं गारंटी लेता हूँ आपको यहाँ से एग्ज़ाम्स में प्रश्न देखने को मिलेंगे और 100% आप सफल होंगे। तो आते हैं आज के प्रश्न नंबर 16 पर। जैव ईंधन किससे बनाया जाता है? ऑप्शन ए धातु, ऑप्शन बी जीवाश्म, ऑप्शन सी पौधों और जैविक पदार्थों से और ऑप्शन डी कृत्रिम रसायन। तो जैव ईंधन किससे बनाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन सी पौधों और जैविक पदार्थों से। प्रश्न नंबर 17। बच्चों में पर्यावरण चेतना विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है? ऑप्शन ए केवल व्याख्यान देना, ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव आधारित गतिविधियाँ, ऑप्शन सी कठिन सिद्धांत याद करवाना और ऑप्शन डी अधिक होमवर्क देना। तो जो बच्चों में पर्यावरण चेतना विकसित करने का सर्वोत्तम तरीका कौन सा है साथियों? तो इसका सही जवाब होगा उनको डायरेक्ट उस चीज़ का एक्सपीरियंस कराना। तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी प्रत्यक्ष अनुभव आधारित गतिविधियाँ कराना, एक्टिविटीज़ कराना, ये इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 18। मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया से बाहर निकलती है? ऑप्शन ए पसीना, ऑप्शन बी मूत्र त्याग, ऑप्शन सी श्वसन और ऑप्शन डी पाचन। तो जो मनुष्य में कार्बन डाइऑक्साइड किस प्रक्रिया से बाहर निकलती है, तो ये सिंपल सा आंसर है इसका, श्वसन की क्रिया से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलती है और ऑक्सीजन गैस अंदर जाती है। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 19। पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किससे ढका है? ऑप्शन ए रेगिस्तान, ऑप्शन बी घास के मैदान, ऑप्शन सी वन और ऑप्शन डी जल। जो पृथ्वी की सतह पर सबसे अधिक क्षेत्र किससे ढका है? तो इसका सही जवाब होगा आपका जल से, क्योंकि 71% क्या है भूमि में जल ही जल है। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन डी जल। अगले प्रश्न पर आते हैं। वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव किससे उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए सूर्य की किरणों का पूर्ण अवशोषण, ऑप्शन बी ऊष्मा का वायुमंडल में फंस जाना और ऑप्शन सी वायुदाब की कमी और ऑप्शन डी चुंबकीय क्षेत्र। तो इसका बहुत ही अच्छा प्रश्न है साथियों ये भी, वायुमंडल में ग्रीन हाउस प्रभाव किससे उत्पन्न होता है? तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी ऊष्मा का वायुमंडल में फंस जाना, यही होगा ग्रीन हाउस प्रभाव को उत्पन्न करने वाला। तो ऑप्शन बी सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न नंबर 21। कौन सी गैस पौधों में स्टोमाटा द्वारा बाहर निकलती है या निकाली जाती है? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी हाइड्रोजन और ऑप्शन डी मीथेन।
तो जो कौन सी गैस पौधों में स्टोमेटा जो पर्णरंध्र होते हैं उनसे बाहर निकलती है, ये आपको बताना है। तो कौन सी गैस बाहर निकलती है, तो इसका सही जवाब होगा साथियों आपकी स्टोमेटा द्वारा बाहर निकलती है, तो इसका सही जवाब होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगले प्रश्न पर आते हैं। जल चक्र पृथ्वी पर किस चीज़ के वितरण को नियंत्रित करता है? ऑप्शन ए तापमान, ऑप्शन बी लवणता, ऑप्शन सी जल की उपलब्धता और ऑप्शन डी खनिज संरचना। तो जल चक्र जो पृथ्वी पर किस चीज़ के वितरण को नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए तापमान, लवणता, जल की उपलब्धता और ऑप्शन डी खनिज संरचना। तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन आपको बताना है कौन सा सही होगा, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा, जल की उपलब्धता ही जल चक्र वितरण नियंत्रित करता है, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 23। घरेलू अपशिष्ट में जैव अपघटित सामग्री कौन सी है? ऑप्शन ए प्लास्टिक बैग, ऑप्शन बी एल्युमिनियम फॉयल, ऑप्शन सी सब्जियों के छिलके और ऑप्शन डी कांच की बोतलें। तो साथियों आपको बताना है घरेलू अपशिष्ट में जैव अपघटित सामग्री कौन सी है, तो इसका जैव अपघटित पूछा है, तो यहाँ पे क्या होगा आपका ऑप्शन सी सही जवाब होगा, सब्जियों के छिलके। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 24। वनों की कटाई का सबसे अधिक नकारात्मक प्रभाव किस पर पड़ता है? ऑप्शन ए जैव विविधता, ऑप्शन बी वाहन गति और ऑप्शन सी समुद्री लहरें और ऑप्शन डी मिट्टी का रंग। तो वनों की कटाई का सबसे अधिक जो नकारात्मक प्रभाव पड़ता है वो किस पर पड़ता है? जैव विविधता पर पड़ता है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जैव विविधता। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 25। रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा परिवहन होती है? ऑप्शन ए श्वेत रक्त कणिकाएं, ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन, ऑप्शन सी प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी प्लाज्मा। तो जो रक्त में ऑक्सीजन किसके द्वारा परिवहन होती है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी हीमोग्लोबिन के द्वारा ही ऑक्सीजन जो है वो पूरी बॉडी में जाता है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। अगले प्रश्न पर आते प्रश्न नंबर 26। कंपोस्ट बनाना किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए रासायनिक उपचार, ऑप्शन बी जैविक अपघटन, ऑप्शन सी धातु पुनर्चक्रण और ऑप्शन डी ऊर्जा उत्पादन। जो कंपोस्ट बनाना है वो किसका उदाहरण है साथियों? वो जैविक अपघटन का उदाहरण है, तो ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27। फोटोपीरियडिज्म किससे संबंधित है? ऑप्शन ए पौधों की मिट्टी पसंद, ऑप्शन बी कीटों का प्रभाव, ऑप्शन सी प्रकाश अवधि के अनुसार पौधों में फूल आने की प्रक्रिया और ऑप्शन डी जल की तीव्रता। जो फोटोपीरियडिज्म जो संबंधित है साथियों किससे संबंधित है? तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा प्रकाश अवधि के अनुसार पौधों में फूल आने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? फोटोपीरियडिज्म कहलाती है, तो ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 28 पर आते हैं। क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए पौधों का कौन सा तत्व चाहिए? ऑप्शन ए लोहा, ऑप्शन बी सोडियम, ऑप्शन सी कैल्शियम और ऑप्शन डी सल्फर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपको साथियों। क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए पौधों का कौन सा तत्व चाहिए, तो इसका सही जवाब होगा आपका लोहा चाहिए, यानी कि आयरन की आवश्यकता होती है उनको क्लोरोफिल संश्लेषण के लिए, तो सही जवाब होगा आपका ऑप्शन ए लोहा। अगले प्रश्न पर आते हैं प्रश्न नंबर 29। निम्न में से कौन सी जल जनित बीमारी है? आपको बताना है ऑप्शन ए मलेरिया, ऑप्शन बी टाइफाइड, ऑप्शन सी टीबी और ऑप्शन डी एड्स। यानी कि जो जल के द्वारा प्रसारित होती है कौन सी बीमारी है आपको बताना है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी टाइफाइड जो है वो जल जनित बीमारी है। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं साथियों। वीडियो आपको कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में, और साथ ही साथ अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ जो भी आपके प्रिपरेशन करने वाले साथी उनके साथ भी शेयर कर दीजिएगा। आज के अंतिम प्रश्न पर आते हैं। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ऑप्शन ए कोयला, ऑप्शन बी पेट्रोलियम, ऑप्शन सी प्राकृतिक गैस और ऑप्शन डी पवन ऊर्जा। निम्न में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? जो नवीकरणीय ऊर्जा का उदाहरण है वो क्या है आपका? तो ये सही जवाब होगा आपका साथियों पवन ऊर्जा, ऑप्शन डी सही जवाब होगा। साथियों आज का अभ्यास यहीं तक। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच।